उनके लिए ईवीएम सुटेबल है, जो बैलेट पेपर है वो सुटेबल नहीं है। ईवीएम सुटेबल है क्योंकि ईवीएम में जो गड़बड़ी होगी वो मशीन के अंदर होगी, मशीन के अंदर गड़बड़ी होगी, बाहर पता ही नहीं चलेगा। बैलेट पेपर में पता चल जाता। वो गिनती करने में सामूहिक रूप से गिनती होती थी तो वहां सभी पार्टी के लोग होते थे वहां, तो वहां गड़बड़ी का पता चलता था। ये मशीन के अंदर वोटर होते हैं और इसका कोई अता पता नहीं चलता। भारत सरकार पर केवल ब्राह्मणों का कब्जा बना रहे, इसके लिए ये सारा का सारा षड्यंत्र चल रहा है। इसलिए हम इसके विरोध में हैं और ये बदलना चाहिए। इसके लिए हम आपको जागरण कर रहे हैं और इसके लिए 23 अप्रैल को हमारा ईवीएम मशीन के विरोध में भारत बंद भी है। आप लोगों को जानकारी हो रही होगी, आप लोगों को भी जानकारी हो रही होगी कि 23 अप्रैल को इस मुद्दे पर हम लोगों ने भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा भारत बंद करने का ऐलान किया हुआ है। हमारा काम चलेगा। और तो आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे कि जब पहला लोकसभा का चुनाव हुआ तो पहले लोकसभा के चुनाव में 64% ब्राह्मण और तत्सम लोगों को जवाहरलाल नेहरू ने टिकटें दी। जी, जवाहरलाल नेहरू को हम लोग आधुनिक भारत का निर्माता, महान समाजवादी, महान सेकुलर, बच्चों का चाचा, हम सब लोग ऐसा कहते रहते हैं। हमारे घर में भी हमारा चाचा होता है, उतना चाचा उसको नहीं कहते जितना जवाहरलाल को चाचा कहते रहते हैं। सार्वजनिक रूप में कहते रहते हैं, अपने चाचा को इतना नहीं सम्मान देते जितना जवाहरलाल को देते रहते हैं, जिन्होंने हमारे लोगों के हक अधिकार के विरोध में काम किया। ये डाटा डॉक्यूमेंट्री है और इसके आधार पर ये बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इसकी वजह से हमारे लोगों को आजाद भारत में जो अधिकार मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। रिजर्वेशन है, 15% शेड्यूल कास्ट के लोगों को रिजर्वेशन है, फुलफिल नहीं हुआ। 75 साल हो गए संविधान लागू होकर, फुलफिल नहीं हुआ। कांग्रेस का राज रहा, फुलफिल नहीं हुआ। बीजेपी का राज है, फुलफिल नहीं हुआ। 80% ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति के लोग जो है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में है, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस में 20% रहते हैं। 20% में 85% लोग हैं। इवन आप लोगों को हैरानी होगी, मुझे तो ये हैरानी होती है कि क्षत्रिय लोग जो ब्राह्मण 3.5% है, वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रशासन में है, वो क्षत्रिय लोग भी उसका विरोध नहीं करते। क्षत्रिय लोगों के अधिकारों पर भी ब्राह्मणों ने अतिक्रमण किया। 6% क्षत्रियों की संख्या है, मुश्किल से 1 या 1.5% क्षत्रिय लोग जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में है। एससी, एसटी, ओबीसी का तो छोड़ो, क्षत्रियों को नहीं दे रहे। और क्षत्रिय अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के बजाय ब्राह्मणों के कहने पर एससी, एसटी, ओबीसी को रिजर्वेशन क्यों मिला, उसका पिछवाड़ा लात मारने का काम करते रहते हैं। तो ये एक समझदार आदमी जो है राजस्थान से आया हुआ है, इसको समझ में आता है। क्षत्रिय लोग अपनी लड़ाई लड़ने के बजाय ब्राह्मणों की लड़ाई लड़ते रहते हैं। अरे ब्राह्मण सक्षम लोग हैं, उनको लड़ने दो, वो अपनी लड़ाई लड़ो ना। 6% को 6% मिले, अगर 6% को 6% मिले, ये लड़ाई आप लड़ते हो तो मैं लिखित रूप से आपको देता हूं, आपका समर्थन करता हूं। 6% से 1% भी नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से साथियों, ये जो संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व का जो मुद्दा है, ये लोकतंत्र का मुद्दा है। आजादी मिली, समाज का लोकतांत्रिकरण नहीं हुआ।
एक कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी, अपोजिशन पार्टी ब्राह्मणों की, तो कहां हुआ समाज का लोकतांत्रिकरण? कहां हुआ? जो SC ST OBC के लोग बीजेपी के अंदर चुनकर जाते हैं, उनके घर में जाके बोलो तो MLA MP वो अपना दुख हमको बताते, अरे हमारा दुख बताने के लिए तुमको संसद में भेजा, तुम्हारा ही दुख हमको बता रहे हो, हम तो संसद के बाहर है। वो जो मेंबर पार्लियामेंट है बीजेपी में और कांग्रेस में, वो अपना दुखड़ा हमको बताते हैं। क्या करे, पार्लियामेंट में हमको बोलने नहीं दिया जाता, हमको पार्टी में भी नहीं बोलने दिया जाता। तो क्यों गए थे उधर? जब हमने पूछा क्यों गए थे उधर, नहीं हमको लगा हिंदुओं की पार्टी है। अंदर जाने के बाद पता चला ब्राह्मणों की पार्टी है। ब्राह्मणों के हितों के विरोध में कुछ भी बोला नहीं जा सकता, करनी के तो छोड़ो, बोला नहीं जा सकता। तो ये परिस्थिति जो है, हम लोगों को ध्यान में रखते हुए काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथियों, अभी ये जो 1951 का लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है, 1951 का, ईवीएम मशीन के पहले बहुत सारी संसद में तीसरी शक्ति हुआ करती थी। जैसे ईवीएम आ गया, तीसरी शक्ति गायब हो गई। और ये तीसरी शक्ति SC ST OBC माइनॉरिटी की हुआ करती थी, ये उनकी पार्टियां हुआ करती थी। ये तीसरी शक्ति गायब हो गई। एक बीजेपी है तो एक कांग्रेस है, दोनों पार्टियां ब्राह्मणों की है। ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। अगर दोनों की पार्टियां ब्राह्मणों की है, उनकी संख्या 3.5% है, तो इसका मतलब दोनों के हिस्सों में 2.25% है। 2.25 इसके, 2.25 उसके, तो 2.25 में ग्राम पंचायत में पंच चुनवा कर नहीं लाया जा सकता, सरपंच नहीं बनाया जा सकता। जो लोग ग्राम पंचायत का सरपंच नहीं बना सकते, वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर रहे हैं। तो ये नरेंद्र मोदी नॉमिनेटेड है। ब्राह्मणों ने उसका नाम प्रपोज किया, उसके बाद ब्राह्मणों ने कैसे किया? RSS ने उसका समर्थन किया, फिर भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी का नाम प्रपोज किया। तो पार्टी तो उनके कब्जे में है, पार्टी ने यानी ब्राह्मणों ने नरेंद्र मोदी का नाम किया। ये वजह है नरेंद्र मोदी OBC का होने के बावजूद भी OBC की जाति आधारित गिनती नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको मालूम है ब्राह्मणों ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया, अगर मैं जाति आधारित गिनती करता हूं तो सबसे ज्यादा खतरा ब्राह्मण धर्म को पैदा होगा, और ब्राह्मण धर्म को खतरा पैदा होगा तो ब्राह्मण मुझे इशारा कर देंगे पार्टी के लोगों को, और मीटिंग बुलाकर, सांसदीय मंडल की मीटिंग बुलाकर रेजोल्यूशन पास करके खत्म कर देंगे। तो इसलिए साथियों, ये नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कर रहा है, OBC का होकर भी कई क्यों नहीं कर रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी RSS जो ब्राह्मणों का संगठन है, उनके द्वारा नरेंद्र मोदी को नॉमिनेटेड किया है। नॉमिनेटेड अंग्रेजी शब्द है, उसका हिंदी अनुवाद है नामधारी। नॉमिनेटेड का अर्थ है नामधारी। तो ये नामधारी है, नामधारी प्रतिनिधि, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, लोक नियुक्त प्रतिनिधि। नामधारी प्रतिनिधि, लोक नियुक्त प्रतिनिधि, ये फर्क हमको समझना होगा। तो नामधारी प्रतिनिधि है क्योंकि RSS के लोगों ने, जो ब्राह्मणों का संगठन है, और भारतीय जनता पार्टी जो ब्राह्मणों का संगठन है, उसका जो ब्राह्मणों का संगठन है, उन्होंने नरेंद्र मोदी को नॉमिनेट किया। इस वजह से नरेंद्र मोदी नॉमिनेटेड यानी नामधारी प्रधानमंत्री है, इसलिए मौलिक फैसले लेने का अधिकार नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। जातीय आधारित गिनती और उसमें OBC की जातीय आधारित गिनती
ब्राह्मणों का पूरा वर्चस्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि आम आदमी से लेकर लोगों को डाटा के आधार पर पता चलेगा। 1931 के सेंसस के अनुसार ये आंकड़ा 52% था, मगर ये जो चीफ मिनिस्टर अभी बिहार का था, अभी वो दिल्ली जा रहा है, नीतीश कुमार, वो जब मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने ओबीसी की गिनती की तो उसकी संख्या निकली 64%। तो सजा के तौर पर उसको मुख्यमंत्री पद से हटाकर दिल्ली भेज रहे। अब दिल्ली में उसको कैबिनेट में मंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, तो कोई निश्चित कोई खबरें हैं? नीतीश कुमार को मंत्री बनाया जाएगा दिल्ली में? तो इस तरह से मैं ऐसा मान रहा हूं कि ओबीसी की जाति आधार गिनती में जो 64% आंकड़ा निकला बिहार में, उसकी दंड के स्वरूप नीतीश कुमार को संभव था दिल्ली में भेजा जाएगा, और दिल्ली में अगर उसको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया भी जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में एक मंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री होना और एक कैबिनेट मिनिस्टर होना में बहुत ज्यादा अंतर होता है। कैबिनेट मिनिस्टर अगर नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में अगर नीतीश कुमार मंत्री बन जाते हैं तो ये इनडायरेक्टली आरएसएस और भाजपा के नियंत्रण में जाकर उनको काम करना होगा। इंडिपेंडेंटली वहां किसी प्रकार का कोई काम करने का अधिकार उनको नहीं मिलेगा। तो इसलिए साथियों, ये सारी बातें हम लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये सब करने के लिए उनके लिए ईवीएम सुटेबल है। जो बैलेट पेपर है वो सुटेबल नहीं है। ईवीएम सुटेबल है क्योंकि ईवीएम में जो गड़बड़ी होगी वो मशीन के अंदर होगी। मशीन के अंदर गड़बड़ी होगी, बाहर पता ही नहीं चलेगा। बैलेट पेपर में पता चल जाता। वो गिनती करने में सामूहिक रूप से गिनती होती थी तो वहां सभी पार्टी के लोग होते थे वहां, तो वहां गड़बड़ी का पता चलता था। ये मशीन के अंदर वोटर होते हैं और इसका कोई अता पता नहीं चलता। टेक्नोलॉजी में अगर आकाश में कोई आदमी गया है, कोई यान गया है, तो बॉम्बे में इसरो में बैठे बैठे वहां गड़बड़ी हो गई, तो यहां बैठे बैठे दुरुस्त करते। तो बॉम्बे में बैठे बैठे उस मशीन में दुरुस्त करते हैं। ईवीएम मशीन में इधर ही रहती है, उधर नहीं रहती, इधर रहती। वहां अगर कुछ कर सकते हैं तो इधर के इधर आंकड़ों को इधर निकाल कर इधर डाल देना है। आंकड़ों को इधर निकाल कर इधर डाल देना है और वो मशीन के अंदर ही अंदर है। किसी को बाहर कोई पता चलने का मतलब नहीं है। सरकार बीजेपी की, अपोजिशन पार्टी कांग्रेस की, दोनों ब्राह्मणों की पार्टियां, इलेक्शन कमीशन उनकी मशीनरी वो अपने हिसाब से चलाते हैं, और उनकी देखरेख करने के लिए मशीन को हाथ भी लगाने के लिए मना करते रहे, नहीं इसको हाथ नहीं लगाने का। यानी अभी अनटचेबिलिटी खत्म हो गई है ऐसा कहते हैं, मगर मशीन के साथ अभी भी अनटचेबिलिटी चल रही है, हाथ नहीं लगाने देते। तो निश्चित रूप से ये सारी गड़बड़ियां हो रही है, और ये जो गड़बड़ियां हो रही है, ये गड़बड़ियां भारत सरकार पर केवल ब्राह्मणों का कब्जा बना रहे, इसके लिए ये सारा का सारा षड्यंत्र चल रहा है। इसलिए हम इसके विरोध में हैं और ये बदलना चाहिए। इसके लिए हम आपको जागरण कर रहे हैं, और इसके लिए 23 अप्रैल को हमारा ईवीएम मशीन के विरोध में भारत बंदी है। आप लोगों को जानकारी हो रही होगी, आप लोगों को भी जानकारी हो रही होगी कि 23 अप्रैल को इस मुद्दे पर हम लोगों ने भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा
भारत बंद करने का ऐलान किया हुआ है, हमारा काम चलेगा और तब तक चलता रहेगा जब तक ये खत्म नहीं होता। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर वो लोग इस बात को खत्म नहीं करते हैं, तो खास बात समझा रहा हूं, अगर वो खत्म नहीं करते हैं तो हमारा आंदोलन बढ़ेगा। तो मैं चाहता हूं खत्म ना करें, हमारा आंदोलन बढ़ाने के लिए इनडायरेक्ट हमारी मदद करें, क्योंकि इशू रहेगा तो आंदोलन रहेगा, इशू खत्म होगा तो आंदोलन भी खत्म हो जाएगा। एक बड़ा इशू है, इसके आधार पर सारे देश भर में नेशनल लेवल का आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। ईवीएम बहुत बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, बहुत खतरनाक मुद्दा है। ये सारे लोकतंत्र को हाईजैक करने का कार्यक्रम है। इसके विरोध में साथियों हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इस आंदोलन को आप साथ सहयोग और समर्थन करेंगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।